गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए आज से एक नई सीरीज लेके आए हैं जहां पर हम शुरू करने वाले हैं गाइस एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं 100 एमसीक्यूज ऑन आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि मेरी वॉइस क्लियर है, ए बी ऑल क्लियर है। अगर सब कुछ एकदम क्लियर है तो फिर हम लोग सेशन शुरू करें। आईसीटी ब्रह्मास 100 प्लस एमसीक्यू सीरीज, जिसको डेडिकेटेडली मई 2021 एग्जाम के लिए मैंने प्लान किया है, जहां पर एक क्वेश्चन के साथ में 4 टॉपिक आपके कवर होंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो एक बार जल्दी से मुझे बताओ, ए भी अगर क्लियर है तो वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, सभी जगह एक बार शेयर करो वीडियो को। राइट, एक चलेगा तो शुरू करें। ओके, तो चलिए गाइस, जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है गाइस। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी इसी प्रोफाइल से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, इसीलिए कोशिश करती हूँ कि आईसीटी का एक भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बाहर ना जाने दूँ। कंप्यूटर साइंस से मैंने अपना जेआरएफ क्लियर किया गाइस, और आप सभी लोगों को भी गाइड करने की कोशिश यहाँ पर मैं कर रही हूँ, है ना। कुछ आपको सिखाएं, कुछ आपसे सीखे, इसी जर्नी के साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी लेती हूँ डेली, और आप लोगों के लिए प्लस कोर्सेज भी लेके आती हूँ। मेरा नया प्लस कोर्स जो है वो 5 मार्च से गाइस स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ के अगले 6 महीने 12 महीने अपनी तैयारी करना चाहते हैं मई वाले एग्जाम की, या फिर आप लोग जो दिसंबर वाला एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो रेफरल कोड अदिति 10 है, जिससे आप मेरी क्लासेस को एनरोल कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं गाइस, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के साथ में। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मॉक पेपर जो है वो मैं बनाती हूँ। पेपर 1 का जो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें 1000 प्लस मिक्स एमसीक्यूज लेके आती हूँ रोज 11 बजे, वो आप लोगों के लिए गाइस कल से लाइव हो चुका है। कल मैंने आप लोगों को 60 डे स्ट्रैटेजी दी थी, जिसमें आपको ये सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, क्या करना है। और डेली का एक मॉक टेस्ट आप लोगों को मैं मिलू हुई लेकर सुबह 11 बजे। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन करवा दिया है, सुबह 8 बजे वाली क्लास में भी और अभी वाली क्लास में भी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ही है ये, जिसमें मैंने आप लोगों को लिंक दिए हुए हैं सितंबर और अक्टूबर वाली क्लासेस के। इन दोनों क्लासेस को देखिए, रिवाइज करिए और फिर मॉक टेस्ट दीजिए, और अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ पर हो, कैसे हो। प्लस क्लास या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दोनों में से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, आप लोगों के लिए अल्टीमेट बेनिफिट के साथ वो आता है गाइस। आइकॉनिक में तो आपको पर्सनल कोच भी मिलता है, टीचर तो है ही, साथ ही साथ आप लोगों को पर्सनल कोच भी मिलता है, जिसके साथ में आप जब चाहे बात कर सकते हैं। इंटरव्यू लेवल तक की प्रिपरेशन वो आप लोगों की करवा सकते हैं। फीस बहुत नॉमिनल है और अभी 10% डिस्काउंट भी है। कुछ दिनों बाद ये डिस्काउंट 10% से 5% हो जाएगा। तो अभी आराम से 12 महीने, या फिर अगर कोई अपने कॉलेज में है तो 12 महीने के साथ साथ 24 महीने के प्लान को भी कंसिडर करें। मेच्योर बच्चे हो, अभी से देखो, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। रेफरल कोड याद रखिएगा, अदिति 10 है, मेरे साथ पढ़ाई करनी है तो चलेगा। इस तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में शुरू करते हैं आज की हमारी क्लासेस। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी जगह शेयर कर दो, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं एक बहुत रिफ्रेशिंग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे। राइट, पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछ रही हूँ, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत एक्सक्लूसिव है, ज्यादा आपने नहीं देखे होंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे पूछ रही हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर्स दैट आर नोन एज नंबर क्रंचर्स। नंबर क्रंचर्स कौन से टाइप के कंप्यूटर्स को बोला जाता है। पाम टॉप कंप्यूटर्स, पाम टॉप कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जो आप लोगों के हाथ में आ जाते हैं, जैसे टैबलॉइड्स फॉर एग्जाम्पल,
माइक्रो कंप्यूटर्स, मैक्रो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स? किस प्रकार के कंप्यूटर को नंबर क्रंचर्स के रूप में जाना जाता है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। किनको कहा जाता है? डी आंसर सभी लोग दे रहे हैं और बहुत ही बढ़िया दे रहे हैं, और मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे पहले दिन से हम रिलेटेड हैं। तो अच्छा लगता है कि बोली हुई बातें याद रहती है, क्लासेस को रिवाइज करके आते हो। नंबर क्रंचर्स जो है गाइस, तो सुपर कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं। अगर मैं आप लोगों से कंप्यूटर के डोमेन की बात करूं तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर्स। जिनकी अगर मेमोरी बात कर ली जाए, जिनकी अगर हम लोग प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें, तो ये सबसे तेज होते हैं, सबसे एफिशिएंट होते हैं और बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए इन्हें डेवलप किया जाता है। हमारा देश जो है गाइस, वो सुपर कंप्यूटर में काफी पीछे चल रहा था और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन बनाया था गाइस, जिसका नाम था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले 4 से 5 साल के अंदर हम इंडिया को एक सुपर कंप्यूटिंग वर्ल्ड में एक सुपर कंप्यूटिंग के अंदर वर्ल्ड में एक पोजीशन देने वाले हैं और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने वाले हैं। इस वक्त यूएस, चाइना और जापान, ये 3 बड़े लोग हैं जो जाने जाते हैं सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया में, और हमारे यहाँ पर भी अब इस पर जोरों शोरों से काम हो रहा है गाइस। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अकॉर्डिंग पिछले साल आप लोगों से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था, जो मैं हर रोज 8 बजे डिस्कस करती हूँ आपसे डिजिटल अफेयर्स में। वो क्वेश्चन यही था, आप लोगों से पूछा गया था कि कौन सा इसमें से सुपर कंप्यूटिंग है या क्या यहाँ पर ऐसी बातें चल रही थी। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सारे के सारे सुपर कंप्यूटर्स एक लिस्ट में आप लोगों से डिस्कस किए हुए हैं। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, जिसमें सुपर कंप्यूटर डिस्कस किए थे। अभी रिसेंटली कौन सा सुपर कंप्यूटर है गाइस जो हमारे लिए, हमारे देश का ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो सबसे ज्यादा न्यूज लेके जा रहा है? सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था गाइस, इफ यू रिमेम्बर। जो मैंने आपको बताया भी था, सीडैक ने इसे बनाया था और आज भी सीडैक कोलकाता, वेस्ट बंगाल जो है, वहां पर इसको रखा हुआ है, राइट। तो आप मुझे बताइए कि अभी रिसेंटली कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है? ये मैं रोज डिस्कस करती हूँ डिजिटल अफेयर्स, तो बताओ मुझे क्या है, राइट। मुझे बताइए कौन सा ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो अभी न्यूज में है। इसके अलावा पाम टॉम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, पाम टॉम कंप्यूटर्स गाइस ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको आप अपने हाथ में ले सकते हो। हाथ को पाम बोलते हैं, है ना, हथेली को हम पाम बोलते हैं। तो ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनको हम लोग हाथ में ले सकते हैं। वेरी गुड। प्रथम सॉरी परम, शिवाय और प्रत्युष, मिहिर, ये सारे के सारे जो नाम ले रहे हो आप, ये बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। और शिवाय जो है वो अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में चल रहा है। शिवाय के साथ साथ परम सिद्धि, किसी ने लिखा नहीं है बट आप ये भी नोट कर लीजिएगा, परम सिद्धि ये भी हमारा एक सुपर कंप्यूटर है जो इस वक्त बहुत ज्यादा न्यूज में है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जानते हो कि 11 AM वाला जो अपना यूजीसी मॉक चल रहा है ना, इसमें भी मैं आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक लिस्ट देने वाली हूँ, कंप्लीट लिस्ट, जिसमें नंबर 1 पे कौन सा सुपर कंप्यूटर चल रहा है ना। हमारे देश में परम शिवाय हो गया, परम सिद्धि। परम शिवाय से 2020 में क्वेश्चन बना था सितंबर वाले एग्जाम में, और सिद्धि से इस बार एक्सपेक्टेशन है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नाम याद रखिएगा। परम पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो सुमित नाम का सुपर कंप्यूटर काफी ज्यादा नाम कमा रहा था, राइट। अब पाम टॉम कंप्यूटर्स की बात मैं अगर करूं तो ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो आप अपने हाथ में ले सकते हैं। जैसे कि एक जमाने में विंडोज फोन भी आते थे नोकिया के, नोकिया लुमिया, अगर आपने नाम सुना हो तो वो उनको भी बोल सकते हो आप। लैपटॉप्स हो जाते हैं आप लोगों के, ठीक है ना। लैपटॉप्स तो नहीं, खैर लैपटॉप्स जो है वो आप माइक्रो कंप्यूटर में कंसिडर कर सकते हो, राइट। वैसे टैबलॉइड्स जो होते हैं, है ना, आप सब जानते हो, आईपैड्स जो होते हैं वो आपके पाम कंप्यूटर्स हो सकते हैं या पाम टॉप कंप्यूटर्स हो सकते हैं, राइट। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं जो ह्यूज कैपेसिटी के लिए जाने जाते हैं। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स दोनों ही बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, या दोनों में किसको कहाँ लगाना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको ये बताना है, जहां पर मुझे ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है, ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत है, जहां में ज्यादा डेटा स्टोर करना है, तो वहां पर मैं मेन फ्रेम लगाती हूँ। जैसे कि बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो है कंप्यूटर्स आपके जो है वो मेन फ्रेम सर्वर्स यूज होते हैं।
वेयर एज जहां पर मुझे प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए होती है वहां पर मैं सुपर कंप्यूटर यूज करती हूँ। ये सारी जो लाइन, ये जो सारे फ्रेजेस मैं आपको बता रही हूँ, इसको नोट डाउन करते चलना। आपकी एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो रिमेंबर द पॉइंट, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, ये दोनों ही कंप्यूटर्स आप लोगों के लिए क्या होते हैं, दोनों ही कंप्यूटर्स आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, दोनों का कंपटीशन हमेशा से चलता है। बट मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को कहाँ यूज करना है, जहां पर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा चाहिए यूज मेन फ्रेम, जहां पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी है, बड़े बड़े नंबर्स को क्रंच करना है, तो सुपर कंप्यूटर यूज हो। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, और इट इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम से पूछे जाते हैं बार बार। अब वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें, यहाँ पर मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस भी लगा दो। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा, और मैं खुश हूं कि काफी लोग यहाँ पर सही आंसर्स दे रहे हैं। आपसे पूछ रही थी हाउ मेनी बिट्स इक्वल 1 बाइट, यानी कि एक बाइट के अंदर, जिसको कैपिटल बी से भी शो किया जा सकता है, उसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं जिसको हम स्मॉल बी से भी डोनेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8। ठीक है ना, 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोग 4 भी आंसर कर रहे हैं जो कि गलत है। ठीक है ना, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर और क्या क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों से गाइस निबल के बारे में पूछा जा सकता है कि एक निबल कितने बराबर होता है। तो एक निबल जो है वो आपका 4 बिट्स के बराबर होता है। सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी बिट। बिट की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइनरी डिजिट। सबसे छोटी आपकी होती है बाइनरी डिजिट। ठीक है ना, बिट। उसके बाद में आता है गाइस निबल। ये जो आपका निबल होता है ना, ये निबल होता है आपका 4 बिट्स के बराबर। उसके बाद में आता है आपका बाइट। बाइट जो होता है वो होता है आपका 8 बिट्स के बराबर या फिर 2 निबल के बराबर। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका केबी विच इज किलो बाइट्स। फिर आप लोगों का आता है कौन सा, एमबी जो कि मेगाबाइट होता है। फिर आप लोगों का आता है गाइस जीबी जिसको गीगाबाइट बोलते हैं, और फिर आता है आपका टीबी जिसको टेराबाइट बोलते हैं। इसके बाद भी आता है जैसे पेटाबाइट होता है, एक्साबाइट होता है, और फिर ऐसे जाते 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 हम योटाबाइट तक चले जाते हैं। पूरी की पूरी टेबल मैंने आप लोगों से डिस्कस करी हुई है, सो आई होप कि आप सभी लोगों को याद होगा। तो इस क्वेश्चन से वो सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन सब चीजों को याद रखने हैं। अब मैंने आप लोगों को इसका एक तरीका भी बताया था कि याद कैसे रखना है। तो याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 10 अगर लगा दो तो किलो, 2 की पावर 20 अगर लगा दो तो एमबी, 2 की पावर 30 जीबी, 2 की पावर 40, ऐसे ही 2 की पावर 50, 2 की पावर 60 ऐसे जा सकते हैं। या फिर हम लोग इसको 10 की पावर्स में भी रिमेंबर कर सकते हैं। 10 की पावर 3 होता है, ये 10 की पावर 6 होता है, ये 10 की पावर 9 होता है, और ये होता है आपका 10 की पावर 12। ऐसे ही तीन तीन 10 की पावर्स में भरता है, और अगर 2 की पावर्स में बात करूं तो 10 10 भरता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, और ये आप लोगों से बार बार एग्जाम से पूछा जाता है, सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट, याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और यूएसबी, इनसे पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो लगेगा मैम बहुत लेंदी है, पर पूछा क्या जा रहा है, सिर्फ यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। क्वेश्चन पढ़ो कि कितना कॉम्प्लिकेट किया है, बट है कितना इजी। और आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, मुझे आपको सीधा सीधा यूएसबी की फुल फॉर्म लिख के बतानी है। यहाँ पर कुछ लोग 4 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 3 आंसर, कुछ 2 दे रहे हैं, मतलब गड़बड़ चल रही है।
हमारी फुल फॉर्म्स अभी भी पक्की नहीं हुई है क्या? अभी कुछ पिछले सैटरडे को ही आप लोगों के लिए फुल फॉर्म और फाइल फॉर्मेट्स का स्पेशल क्लास लिया था गाइस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो ये तो गड़बड़ मामला चल रहा है। यूएसबी, ये कि एक कॉमन इंटरफेस होता है गाइस जिससे आप कनेक्ट करते हो दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूएसबी एक वायर भी होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा आपके पास यूएसबी पोर्ट होता है जिसमें आप लगाते हो डेटा केबल जिसको बोलते हैं आसान शब्दों में। उसे आप कनेक्ट करते हो किसके साथ में? अपने मोबाइल के साथ में। तो मोबाइल और कंप्यूटर आपकी कनेक्ट हो जाते हैं, आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। आप सारी अपनी पिक्चर्स फोल्डर में बना के सेव रखते हो ना, सो दैट अगर फोन की कभी मेमोरी लॉस भी हो जाए, फॉर्मेट भी हो जाए, तो भी सारी फोटोज का आपके पास में एक बैकअप हो, है ना, बिल्कुल कॉमन तरीके से। या फिर म्यूजिक सिस्टम, गाड़ी के अंदर, कार्स के अंदर जो आप लोगों का ऑक्स केबल होता है ना, यूएसबी केबल बोल सकते हैं। तो यूएसबी जो होता है वो कुछ नहीं होता है, यूएसबी की जो फुल फॉर्म होती है गाइस वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। और पता नहीं मेरा पेन टैब ऐसा अजीब सा काम क्यों कर रहा है, बट इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। आई थिंक रीडेबल है राइटिंग, क्योंकि पेन टैब थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, सो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है ना। बट करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इस 3, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो होती है ये फुल फॉर्म होती है आपकी किसकी? यूएसबी की। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इतनी बड़ी चीज लिखी थी वो इसलिए लिखी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको यूएसबी की डेफिनेशन भी अगर पूछ ले कल को तो आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप कि आप इंपॉर्टेंस से समझ रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से आने वाले 60 दिन डिस्कस करने वाली हूँ, याद रखेंगे ना इन चीजों को? देखो ये लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, इसीलिए इतनी देर लगा लगा के समझा रही हूँ। यूएसबी एक ऐसा कॉमन इंटरफेस है दैट enables communication between a device and a host controller such as a personal computer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप देख लीजिए आपका एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन आ गया गाइस, एंड अगेन एन इंपॉर्टेंट डोमेन जहां पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, फाइल फॉर्मेट। एमएस डॉस कमांड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस मार्च आप लोगों के लिए जम के सरप्राइजेस हैं गाइस, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। कंप्यूटर साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बहुत ही जल्दी आप लोगों को इसी तरीके के मॉक टेस्ट यूट्यूब पे भी मिलेंगे फॉर पेपर 2 ऑल्सो, जो मैं ही कंडक्ट कराऊंगी। पेपर 2 के लिए भी इतनी मेहनत करेंगे, प्लस के साथ साथ यूट्यूब पे भी करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एडवांस टॉपिक जो आपके कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, जैसे आईसीटी में साइबर सिक्योरिटी, इनको लेकर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी गाइस, फॉर श्योर, है ना। तो ये कुछ प्लानिंग है जो मैंने मार्च में की हुई है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस डॉस कमांड फाइल? कमांड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बहुत कम लोग हैं जो करेक्ट आंसर यहाँ पर दे रहे हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था कमांड फाइल, और किसी ने भी मुझे यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं दिया है। मैंने आपसे डॉक्यूमेंट का नहीं पूछा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, किसी ने भी ध्यान से नहीं समझा क्वेश्चन को। मेरे बताने के बाद नहीं देना है आंसर। कमांड फाइल पूछी है, सभी की नेगेटिव मार्किंग करूंगी। ऑल्दो नेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट मैं आपको नेगेटिव मार्किंग दूंगी। क्यों दूंगी? एमएस डॉस जो होता है गाइस, एमएस डॉस का मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इसका फाइल या फिर जो इसके फोल्डर होते हैं या इन सब चीजों को जो आप रखते हो उसका क्या एक्सटेंशन होता है, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने पूछा इसकी कमांड फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, तो वो होता है डॉट कॉम। डॉट बिन क्या होता है? अरे डॉट बिन होती है किसी भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जितनी भी बाइनरी फाइल्स होती है, जितनी भी सिस्टम फाइल्स होती है ना, वो सारी होती है डॉट बिन के अंदर। अब बताओ याद आ रहा है? सीएस स्टूडेंट्स बताएं, खास करके याद आ रहा है? डॉट कॉम। डॉट डीओसी क्या होता है? डॉट डीओसी तो एक्सटेंशन होता है एमएस डॉस का, कमांड फाइल का नहीं। ठीक है। और अब नए जमाने के अंदर डॉट डीओसी एक्स भी यूज किया जाता है। कर दिया गलती? चलिए, ये जो पहली वाली है डॉट टीएमपी, जल्दी से मुझे बताओ कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये सारे फुल फॉर्म्स जो बता रही हूँ ना, इनको याद रखना है। डॉट बिन बाइनरी फाइल्स को बोलते हैं, फुल फॉर्म कोई पूछ ले तो आपसे।
डॉट टीएमपी जो होती है वो होती है गाइस टेम्पररी फाइल, सारी की सारी टेम्पररी फाइल्स कहां पर होती है, डॉट टीएमपी वाले फोल्डर में होती है। आज ही अपने कंप्यूटर्स को खोलिएगा, माय कंप्यूटर में जाना, माय कंप्यूटर के अंदर या कंट्रोल पैनल के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये एक तरीके का हायरकी होता है जो बना हुआ होता है। सबसे ऊपर होती है आपकी डॉट बिन फाइल, फिर आपके अलग अलग फोल्डर्स बने होते हैं। इसको डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी रिलेशनशिप बोलते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है। इसी को हम बोलते हैं फाइल सिस्टम इन कंप्यूटर। ये फाइल सिस्टम होता है। विंडोज का फाइल सिस्टम कैसा है, डायरेक्टरी होती है, फिर सब डायरेक्टरी होती है, फिर फोल्डर्स होते हैं, फिर फाइल्स होती है, और फिर उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। एक और डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ में मैं आप लोगों से क्या पूछ रही हूं, मैं आप लोगों से पूछ रही हूं फुल फॉर्म। डेफिनेशन मैं दे रही हूं, फुल फॉर्म आप देंगे। इन सबकी कॉम्प्रीहेंसिव क्लास अनु आपको मिलेंगी, यूट्यूब पे भी मिलेगी और प्लस पे भी मिल जाएगी। अगर आप प्लस पे हो तो 1000+ वन लाइनर्स देख लेना, यूट्यूब वाले बच्चे हो तो यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे आप सर्च करना अदिति मैम आईसीटी क्लासेस, आपको 70+ वीडियोस मिलेंगे। एक्चुअली 100+ ही हो गए होंगे अब तो। आप उनको देखना, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आईसीटी में जो भी पूछ सकता था मैंने सब देने की कोशिश की। हाँ, स्पेशल क्लास में मिल जाएगा। चलिए, मैंने आपसे पूछा कि वॉर्म क्या होता है। वॉर्म एक ऐसा डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है दैट प्रिवेंट्स द ड्राइव फ्रॉम इरेजिंग द डेटा, है ना। साथ ही साथ वॉर्म एक तरीके का मैलवेयर भी होता है क्या। दो तरीके के वॉर्म पढ़े हैं हमने। एक तो वॉर्म जो है वो क्या है, वो एक ऐसा डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जिसमें मैं कोई चीज को एक ही बार लिखती हूँ बट बार बार रीड कर सकती हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे उस डेटा को इरेज करने का डर जो है वो खत्म हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि उस डेटा को मैं क्या नहीं कर सकती, मान लो कि मैं एक ही सेम डेटा को अलग अलग जगहों पर यूज करना चाहती हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ाया, अब उस टॉपिक को मैं अलग अलग जगह पे पढ़ा रही हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे अलग अलग बार उसे लिखना पड़ेगा। एक बार मैंने लिख दिया है, बार बार मैं उसे रीड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। राइट वंस रीड मेनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ आंसर, राइट वंस रीड मेनी। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत मजेदार बात। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या फिर जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोगों की स्टेट में वैकेंसीज निकलती है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है जहां पर कंप्यूटर कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पूछा जाता है। उन सभी एग्जाम्स में से एक एग्जाम है जिसको मैंने बोल रखा था, एक आईए का एग्जाम होता है जो अभी राजस्थान स्टेट में निकला हुआ है। इसके अलावा यूपी स्टेट में भी अभी वैकेंसीज निकलने वाली है, और इसके अलावा आप लोगों की टीचर वाली वैकेंसी भी निकली हुई है। तो इन सभी एग्जाम्स का जो सिलेबस है ना वो भी मैं इसी में कंप्लीट करवा दूंगी, आईए जैसे एग्जाम्स का। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी जानकार है जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि आईए की तैयारी कहाँ से करनी है, या इन छोटे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, उनकी तैयारी कहाँ से करनी है, तो उन तक भी ये वीडियो शेयर करना, सो दैट उनको भी, उनका भी थोड़ा काम हो जाए, है ना। तो राइट वन रीड मेनी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है गाइस। इसके अलावा वॉर्म जो होता है गाइस, वॉर्म एक तरीके का मैलवेयर भी होता है। वायरस और वॉर्म, इनमें डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली समझा रखे हैं। वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस ऐसे होते हैं गाइस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स जो पैरासाइट की जैसे होते हैं। एनवायरनमेंट में ये डेड होते हैं, बट जैसे ही कोई भी प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम पे वायरस आया हुआ है उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हो, जब भी कोई फाइल डॉट ई फाइल, डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, तो वायरस जो है वो सिस्टम में रन होता है। वेयर एज वॉर्म जो होते हैं ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, बट ये पैरासाइट नहीं होते हैं, एनवायरनमेंट में डेड नहीं होते हैं ये, या इनको किसी भी दूसरे प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल की जरूरत नहीं है अपने आप को रन करने के लिए। करेक्ट। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं आप लोगों से पूछूं या कभी आप लोगों से इंटरव्यू में कोई पूछे कि वॉर्म ज्यादा डेंजरस है कि वायरस ज्यादा डेंजरस है, तो 99% लोग बोल के आते हैं वायरस, जो कि गलत आंसर है। इन दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन है, ज्यादा डेंजरस है वॉर्म। ज्यादा कॉमन भी कौन सा है, ज्यादा कॉमन भी है वॉर्म। ये वॉर्म जो है ना, जैसे आप लोगों को याद है पिछले पूरे वीक मैंने आप लोगों को क्या बताया था
पिछले वीक मैंने आपको नेटवर्किंग पढ़ाई थी, चैनल पढ़ाया था, कम्युनिकेशन चैनल टाइप चीजें पढ़ाई थी। पूरी की पूरी जो नेटवर्क की बैंडविड्थ होती है ना, बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है द मैक्सिमम डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड at particular point of time, है ना? Highest frequency minus lowest frequency of the band channel or the communicating channel between two nodes, इसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। तो पूरी की पूरी नेटवर्क बैंडविड्थ को ये कंज्यूम कर सकता है। इतना ज्यादा ट्रैफिक जमा कर देगा ये, पूरी की पूरी आपकी बैंडविड्थ खा जाएगा, आप डेटा भेज ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो ज्यादा डेंजरस होता है वॉर्म। मेरे स्टूडेंट्स को तो याद होगा, बाकी कोई नया है तो याद रखना। सेल्फ रेप्लिकेटिंग दोनों ही होते हैं, दोनों सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। जिस भी .com वेबसाइट, किसी भी अगर आप लोगों ने किसी वेबसाइट पे पढ़ के बोल रहे हो कि वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होते हैं, तो आप यकीन मानिए, एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेड मैं बता सकती हूँ आपको कि वॉर्म भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, वायरस भी होते हैं। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वायरस जो है वो पैरासाइट है, उसको किसी की आवश्यकता है अपने आप को रन करने के लिए, किसी प्रोग्राम की, किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल की। वेयर एज आपके जो वॉर्म है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, और ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जी विशाल, मेरा नाम अदिति शर्मा है। Which one of the following application or software application would be most appropriate for performing numerical and statistical calculation? और 5 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, जिसको भी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस पढ़ना है वो सभी के सभी लोग ज्वाइन कर लेना। प्लस 5 तारीख से पहले अभी 10% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो 12,000 रुपए 12 महीने की फीस है। उसके बाद फीस जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि डिस्काउंट ऑफर 5% हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी है 3-4 दिन, सोच लो, विचार कर लो, फिर ज्वाइन कर लेना। कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है गाइस अगर न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करनी है? तो डेटाबेस, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स पैकेज, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, या फिर स्लाइड प्रेजेंटेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे आसान, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट। और मैं क्या बोल रही हूँ, यही वाला आईसीटी पढ़ के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे देना, मेरी गारंटी है कंप्यूटर में आपके स्कोर बहुत अच्छे आएंगे। बैंक हो जाए, रेलवे हो जाए, एसएससी हो जाए, स्टेट पीएस हो जाए, कोई सी भी एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर आता है, दे देना ये वाला आईसीटी पढ़ के, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसमें भी कंप्यूटर बेसिक्स नाम का आपका सिलेबस हो, उस सारे फॉर्म भर दिया करो। देखो, आप लोगों से पूछा जा रहा था किस में होता है, देखो स्प्रेडशीट में होता है। एमएस एक्सेल का नाम तो सभी लोगों ने सुना है ना? एमएस एक्सेल जिसमें फॉर्मूलाज होते हैं, सभी के सभी फॉर्मूलाज किससे शुरू होते हैं? इक्वल्स टू साइन से शुरू होते हैं, ये भी याद रख लेना। इक्वल्स टू से सारे के सारे फॉर्मूलाज शुरू होते हैं, इसी में सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, सारा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन सब हम यही करते हैं, यही करते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो स्प्रेडशीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जा रही हूँ, और मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे हैं जो आज तक इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है। तो जो भी डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा है, या जिसको लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको बनता है कमेंट करना। क्लास खत्म होते ही थोड़ी देर बाद कमेंट ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आपको मुझे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कृपया करके ये नॉट पढ़ लेना और फिर बताना मुझे इनमें से कौन सा है जो क्या नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मुझे स्पेशल क्लास में बता सकते हो, अभी 11 बजे वाली में, या फिर कमेंट करके बता देना। ठीक है ना? फिलहाल के लिए मैं इतना ही रखूंगी क्लास। ठीक है, मैं आप लोगों से मिलूंगी 11 बजे 11 AM यूजीसी मॉक्स के लिए। ठीक है ना? सभी लोग वीडियो को लाइक करके चले जाना। ठीक है, कल आप लोगों के लिए फिर से 100 MCQ सीरीज लेके आऊंगी, फिर से कुछ क्वेश्चंस और खतरनाक तरीके से टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, मैं कोशिश करूंगी कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा दूं। पीडीएफ जो है मैं कोशिश करूंगी स्पेशल क्लास में ही दे दूं। ठीक है ना? तो अभी 11 AM जो मॉक टेस्ट होने वाला है उसके लिए रिवाइज करो, और आधे घंटे बाद मिलते हैं, इसकी पढ़ाई करके आना। ठीक है ना? रेफरल कोड अदिति 10 है अगर एंटर करना है तो। ठीक है, क्लास खुले ना, पीडीएफ डाउनलोड ना हो, तो किसी भी क्लास में अदिति 10 लगा देना, खुल जाएगी। ठीक है, आज के क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होंगे, रिवाइज करके आएंगे सभी लोग। कहाँ से रिवाइज करेंगे? सितंबर या अक्टूबर वाली मेरी प्रोफाइल की क्लासेस से। ठीक है, अदिति शर्मा सर्च करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, उसे फॉलो कर लेना, और पुरानी स्पेशल क्लासेस सितंबर और अक्टूबर वाली स्पेशल क्लासेस स्पेशली रिवाइज करके आना।
और मैं देखना चाहती हूँ टॉप 10 में कौन आता है आज के टेस्ट में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।